अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहले जो चीज़ है उसे हम नाम देते हैं एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ क्या होता है? एटॉमिक साइज़ को हम एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। कहते हैं कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ न्यूक्लियस। कहते हैं कि न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट, कहते हैं किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस। इसको हम एंगस्ट्रॉम भी नापते हैं, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, इसमें हम इसको हम नापते हैं। कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस को या एटॉमिक साइज़ को निकालते हैं किस तरह से? उसको हम 4 टेक्निक के ज़रिए निकालते हैं। जैसा कि एक्सरे से भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी निकाल सकते हैं, स्पेक्ट्रल स्टडी से भी हम इसे निकाल सकते हैं। ये सिर्फ आपको मेमोराइज़ करने, ये MCQ सीरीज़ क्या है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि ट्रेंड क्या है? कहते हैं देखिए, अभी अगर हम ग्रुप के अंदर ट्रेंड पढ़े ना, जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ क्यों होगा? उसके क्या रीज़न्स? जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज़ इस वजह से इंक्रीज़ होगा क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो नंबर ऑफ़ शेल बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ़ शेल को के बढ़ने को हम नाम हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस वजह से एटॉमिक साइज़ डाउन ग्रुप इंक्रीज़ होता है। अभी उसने आपको कुछ एमसीक्यूज़ दिए होंगे। कहते हैं कि अगर मैं डाउन ग्रुप जाऊँ तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ क्यों होता है? अगर उसने आपको कहा था कि शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक नंबर, उसने अगर आपको ऑप्शन दिए थे कि शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक नंबर, उसके बाद उसने अगर आपको दिया था इलेक्ट्रॉन नंबर, और उसके बाद उसने कोई चौथा एमसीक्यू कुछ छोड़ दिया था। अभी जब आप दोनों ग्रुप जाओगे मास नंबर तो भी इंक्रीज़ हो रहा है, सही, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो मेन फैक्टर है, मेन फैक्टर को जब हम काउंट करते हैं वो मेन फैक्टर कौन सा होता है? मेन फैक्टर एटॉमिक, मेन फैक्टर से शील्डिंग इफेक्ट। हाँ, अगर उसने ऑल ऑफ देम दिया था फिर ऑल ऑफ देम आप लगाओ, लेकिन अगर ऑल ऑफ देम नहीं था फिर सिर्फ और सिर्फ शील्डिंग इफेक्ट। जब आप डाउन ग्रुप जाओगे हर जगह डाउन ग्रुप हम जो मेन चीज़ है शील्डिंग इफेक्ट को पढ़ते हैं और अलॉन्ग द पीरियड हम एटॉमिक नंबर को पढ़ते हैं, सही। अभी जब आप अलॉन्ग पीरियड जाओगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? तो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है क्योंकि अब अलॉन्ग पीरियड जब आप किसी भी पीरियड में आप देखो, जिस भी पीरियड में आप देखो वहाँ पर शेल सेम ही होता है। अभी अगर जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, यहाँ पर शेल सेम ही है। या पर शेल क्या, शेल सेम एक शेल के अंदर सब पाए जाते हैं। हाँ, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जब आप अलॉन्ग पीरियड जाओगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। जब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या करेंगे? तो वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा क़ुव्वत से खींचेंगे, ज़्यादा शिद्दत से खींचेंगे। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा क़ुव्वत से, शिद्दत से खींचेंगे तब साइज़ क्या होगा? साइज़ तो कम होगा। तो अलॉन्ग पीरियड जब आप जाओगे तो साइज़ कम होगा। अभी सोडियम का साइज़ क्या होगा? बड़ा होगा। मैग्नीशियम का साइज़ बड़ा होगा। एल्यूमिनियम का साइज़ बड़ा होगा। किससे? सिलिकॉन, फास्फोरस से। जब आप अलॉन्ग पीरियड जाओगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। जब आप डाउन ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, सही है। अब यहाँ पर उसने कुछ ट्रिक ये कि एटॉमिक साइज़ हमेशा शील्डिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहाँ पर होता है? ये ट्रिक कहाँ पर लगता है? ये ट्रिक अलोंग द पीरियड, सॉरी, डाउन ग्रुप लगता है। क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि शील्डिंग इफेक्ट को पीरियड ग्रुप के अंदर देखो और एटॉमिक नंबर को पीरियड के अंदर देखो। जो कहते हैं कि एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतना ही एटॉमिक साइज बढ़ेगा। उसके बाद लिखेंगे शील्डिंग के एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही उसका साइज कम होगा। लास्ट में लिखा है कि लास्ट को इग्नोर कर दो, लेकिन यहाँ आप उसको याद कर लो, उसके अंदर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कहते हैं कि एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कोई सेम ही बात, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। जो मेन दो फैक्टर है उसको आप याद करो। उसके बाद एटॉमिक रेडियस दो तरह का होता है, एक होता है आयोनिक रेडियस, एक होता है कोवेलेंट रेडियस, सही। चाहे आयोनिक रेडियस हो, कोवेलेंट रेडियस हो, कैटायोनिक रेडियस हो, एनायोनिक रेडियस हो, सिंपल एटॉमिक रेडियस हो, जो भी हो, जो भी हो, जब आप डाउन ग्रुप जाओगे एटॉमिक रेडियस हो, आयोनिक हो, कैटायोनिक हो, जो भी हो वो इंक्रीज़ होगा। अलॉन्ग पीरियड जाओगे एटॉमिक हो, जो भी रेडियस हो, आयोनिक हो, कैटायोनिक हो, जो भी कोवेलेंट हो, अलॉन्ग पीरियड क्या होगा? वो डिक्रीज़ होगा। अभी आयोनिक रेडियस दो तरह का होता है, एक को हम नाम देते हैं कैटायोनिक रेडियस, एक को हम नाम देते हैं एनायोनिक रेडियस। जब आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एटम क्या बनता है? तो वो एटम तो केटायन बन जाता है। केटायन एटम का जो
किसी केटायन का जो रेडियस होता है, मिसाल किसी केटायन के न्यूक्लियस और उसके आउटरमोस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे नाम थे केटायनिक रेडियस, और इसी तरह से नेगेटिव आयन का जो डिस्टेंस होता है उसे नाम थे एनायनिक डिस्टेंस, एनायनिक रेडियस, एनायनिक साइज। अभी चाहे केटायनिक साइज़ हो या एनायनिक साइज़ हो, वो तो न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही, चाहे केटायनिक डिस्टेंस हो, एनायनिक डिस्टेंस हो, जो भी हो, ये इनका साइज़ कम होगा। लेकिन अगर कहते हैं कि केटोनिक साइज़ के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम। जिस एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसी एटम के ऊपर होगा, उतना ही वो उस एटम का साइज़ बहुत कम होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि जिस एटम से इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, जितने इलेक्ट्रॉन आप उससे निकालोगे तो रह जाएंगे कम इलेक्ट्रॉन। जब आपसे कम इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, वो कम इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ज़्यादा फोर्स लगाता है, अपनी तरफ खींचता है, और उसको जब अपनी तरफ जब उसको अपनी तरफ खींच लेता है, उसका साइज़ कम हो जाता है। सही है। अभी मैं आपको जैसे कि मैं कहता हूँ मैग्नीशियम +1 का साइज़ ज़्यादा होगा या मैग्नीशियम +2 का साइज़ मिसाल मैग्नीशियम +1 का साइज़ कम होगा या मैग्नीशियम +2 का साइज़ कम होगा। तो अगर आप देखो, तो आप इसमें अंदर देखो कि चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा है। चार्ज अगर मैग्नीशियम +2 के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम +2 के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि इसका साइज़ कम होगा। बस इस तरह से देखो। लेकिन एनायनिक में फिर क्या करना है, एनायनिक में जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही उसका साइज़ ज़्यादा होगा। क्योंकि जितना आप इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करोगे तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ, तो न्यूक्लियस उसको सही से खींच नहीं सकता। जब न्यूक्लियस उसको खींच नहीं सकता तो इसका मतलब मसला ये है कि उसका साइज़ बढ़ जाएगा। सही है। एनायनिक साइज़ सबसे ज़्यादा होगा। फिर एनायनिक साइज़ ज़्यादा होगा किससे? एटॉमिक से। एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा किससे? कैटायनिक से। कैटायनिक साइज़ हमेशा कम होगा, स्मॉल होगा। एनायनिक साइज़ क्यों सबसे बड़ा है? क्योंकि एनायनिक के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। अभी अगर आप किसी एटम का, मैं क्लोरीन को 3 शक्ल में उठाता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्लोराइड आयन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। क्लोरीन के अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, मतलब वो नेगेटिव क्लोराइड आयन। अभी क्लोराइड आयन का साइज़ ज़्यादा होगा किससे? क्लोरीन के एटम से। और क्लोरीन के एटम का साइज़ फिर कम होगा किससे? क्लोरीन प्लस से। सही है। जब आप क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल, इस तरह से होगा। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं, इसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। कहते हैं कि वो एनर्जी जो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर हो, उस एनर्जी को हम मानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। से आयोनाइजेशन कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी, ये हम कहते हैं कि देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी को इस वजह से हम कहते हैं कि हम इसकी डिफिनेशन के अंदर लिखते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी तो हर को मिसाल, चाहे अगर आप ज़्यादा एनर्जी दो वो तो निकाल सकता है, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू कौन सी है कि हम वो एनर्जी दे दें। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सी है कि वो हम इसे दे दें और ये इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ताकि उससे कम अगर हम एनर्जी दें तब इलेक्ट्रॉन ना निकले। इस वजह से हम इसको कहते हैं मिनिमम। क्यों मिनिमम कहते हैं? मिनिमम हम इस रीज़न की वजह से कहते हैं कि हम कम से कम इसको कितनी एनर्जी दें, उससे उससे ज़्यादा एनर्जी अगर दें वो तो निकाल ही सकता है, लेकिन आखिरी लिमिट इसकी क्या होगी कि यार इस लिमिट के नीचे ये इलेक्ट्रॉन को आउट नहीं कर सकता, और उसके ऊपर तो ये इलेक्ट्रॉन को इमिट कर ही सकता है। लेकिन वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सी होगी? जब आप उसको दो और वो इलेक्ट्रॉन इमिट कर दे, इसे हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इस वजह से मैंने लिखा कि एक मिनिमम एनर्जी है। और उसके बाद एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, लाज़मी बात है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन इसे कहते हैं कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो हमेशा आप ये बात याद रखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तीसरी बात है, लास्ट बात है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस की लाज़मी बात है। जब आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको आप एनर्जी दोगे ताकि वो एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन क्या करे? निकाल दे। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस इस वजह से। उसके बाद मैंने लिखा कि केटायन फॉर्मेशन के आयोनाइजेशन एनर्जी के एक केटायन फॉर्मेशन प्रोसेस है। केटायन फॉर्मेशन प्रोसेस की लाज़मी बात है, जब आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके ऊपर तो पॉजिटिव आयन ही आएगा, वो तो केटायन ही बनेगा, एनायन तो नहीं बनेगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है किससे? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी से। ये क्यों होता है? देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम, मिसाल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैग्नीशियम का। से मैग्नीशियम का मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन। जब आपने उससे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, सही है, जब आपने उससे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, चलो सही, वो आपने निकाल दिया। अभी जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मिसाल जब आप उससे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उस मैग्नीशियम एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स है?
उस मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन, तो 12 प्रोटॉन क्या करते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो उसको क्या, उसको क्या करते हैं, उसको कुव्वत से खींचते हैं अपनी तरफ। सी जब आप उसने उससे अपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, सही, ये उसको होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन उससे निकालोगे, जब आप उससे सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, लाजमी बात है एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो सेम है। लेकिन वो प्रोटॉन क्या करते हैं, वो प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को, जो मज़ीद 11 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, उसको कुछ ज़्यादा शिद्दत से अपनी तरफ खींचते हैं, कुछ ज़्यादा फोर्स उनके ऊपर लगाते हैं अपनी तरफ खींचने के लिए। सही। तो अगर आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन से निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो आपको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो आपने दी, उस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से आपने इसको क्या देनी होगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपने उसको कुछ ज़्यादा एनर्जी देनी है। चलो, सेकंड भी आपने निकाल दिया। अभी प्रोटॉन क्या, प्रोटॉन तो सेम है, अभी 10 इलेक्ट्रॉन के अंदर रह गए। अगर आपने इससे 10वां इलेक्ट्रॉन निकालना है, मिसाल अगर आपने इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैग्नीशियम जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रोटॉन है, वो उस प्रोटॉन के ऊपर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बोझ और कम हो जाता है, और वो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उसको मज़ीद और फोर्स से अपनी तरफ क्या खींचते हैं। तो इसलिए तो जो आप थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन से निकालोगे तो उसके लिए मज़ीद डिफ़िकल्टी होगी। वो जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ना, वो उससे भी ज़्यादा हो। सही। कुछ बात कहते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज, जितना लाजिम है, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। अभी न्यूक्लियर चार्ज, अभी ये ट्रिक आप क्या लगाओगे न्यूक्लियर चार्ज का मैंने पहले आपको कहा कि न्यूक्लियर चार्ज का पीरियड में लगाओ, और शील्डिंग इफेक्ट का दोनों ग्रुप आप लगाओ। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लाजिम बात है। क्योंकि और उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट जितना बढ़ेगा, जितना एटम का साइज़ ज़्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स होगा वो कम होगा। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होगी, कम होगी। वो एनर्जी उसको ईजिली निकाल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि एटॉमिक साइज़ की भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लाजिम हमारे जब एटम का साइज़ बढ़ जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी उसको कम चाहिए कि उसको निकाल दे। उसके बाद देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल के, जितना ऑर्बिटल स्टेबल होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। किस तरह से होगी, मैं इसके नीचे एग्जांपल देता हूँ। सही है। उसके बाद कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पेनिट्रेशन के। पेनिट्रेशन किसे कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं कि ऑर्बिटल की वो कहते हैं कि वो ऑर्बिटल जो क्या कहते हैं, जो मिसाल जिसको न्यूक्लियस खींच सकता है। अभी न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा फोर्स किस पर लगाता है, हमेशा एस पर, फिर किस पर, पी पर, फिर किस पर, डी पर, फिर किस पर, एफ पर। क्यों? क्योंकि एस उसके नज़दीक है, पी उसके कुछ दूर है, सी उससे कुछ दूर, डी उससे दूर, और एफ उससे ज़्यादा दूर है। अभी यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम ट्रेंड देखें, देखो, जब आप ट्रेंड देखेंगे ग्रुप में, अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे, जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे, मैंने कहा टॉप टू बॉटम हमेशा शील्डिंग इफेक्ट ही देखो। जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो साइज इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स है वो कम होता है। जब फोर्स कम होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम चाहिए। सही है। मिसाल अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हुआ, मिसाल साइज़ ज़्यादा होने से इसकी वजह से क्या हो जाएगी, प्रोटॉन ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अभी अगर आप अलॉन्ग पीरियड जाओगे, अलॉन्ग पीरियड क्या होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट तो सेम है, इस फैक्टर को हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर फैक्टर आ जाता है किसका, पीरियड के अंदर फैक्टर आ जाता है किसका, न्यूक्लियर चार्ज का। जब आप अलॉन्ग पीरियड जाओगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ज़्यादा हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ज़्यादा हो रहा है, तब एनर्जी, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। सही है। अभी पीरियड के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। अभी किस तरह, अभी अगर आप सेकंड पीरियड के अंदर देखो, सोडियम और मैग्नीशियम, अभी सोडियम को तो मैग्नीशियम से आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। सही है, कम है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, सोडियम के अंदर कम है। सही है। फिर अभी मैग्नीशियम का कम होना चाहिए था एल्यूमिनियम से, लेकिन इस तरह से नहीं है, मैग्नीशियम का ज़्यादा है एल्यूमिनियम से। क्यों? जब आप मैग्नीशियम का, अभी इसके अंदर जब आप मैग्नीशियम का वो करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो 1:2:2:6, इसके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 3:2 में आएगा। 3:2 क्या है, एक स्टेबल ऑर्बिटल है। सी फुल फील्ड ऑर्बिटल है। तो हम लोगों ने तो ऑर्बिटल की जो हम लोगों ने ऑर्बिटल पढ़े कि ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी, कि फुल फील्ड ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, हाफ फील्ड स्टेबल होता है किससे, पार्शियली फील्ड से। सही है। तो मैग्नीशियम के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो जो जिस ऑर्बिटल में आ रहे हैं वो ऑर्बिटल क्या है, फुल फील्ड है। 3:2 फुल फील्ड ऑर्बिटल है। सही। अभी एल्यूमिनियम के देखो, एल्यूमिनियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, 3p1 में।
अभी पी ऑर्बिटल है, अभी देखो पी ऑर्बिटल क्या है, पार्शियली फील्ड है। हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, पार्शियली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है या फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। जब फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल तो उसके लिए तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो इस वजह से मैग्नीशियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, कि मैग्नीशियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो फुल फील्ड ऑर्बिटल में मौजूद है, और एल्यूमिनियम का क्या है, वो पार्शियली फील्ड में। इस वजह से मैग्नीशियम की एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, एल्यूमिनियम से। अभी इसमें क्या करो, आप प्रोटॉन नंबर को इग्नोर कर दो, यहाँ पर स्टेबिलिटी को देखो। फिर सेम ट्रेंड जाता है, फिर एल्यूमिनियम का कम होता है सिलिकॉन से, सही है, सिलिकॉन का कम होता है फास्फोरस से। लेकिन फिर एक और ट्रेंड आ जाता है, फास्फोरस का ज़्यादा हो जाता है सल्फर से। यहाँ पर अभी ये क्या सीन, फास्फोरस का क्यों ज़्यादा हो जाता है सल्फर से, वही सेम ही कहानी है। फास्फोरस की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3p3 में आता है। 3p3 क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और सल्फर का क्या आता है, 3p4 में आता है। 3p4 क्या है, 3p4 पार्शियली फील्ड है। तो लाजमी बात है, हाफ फील्ड क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है पार्शियली फील्ड से। इसी वजह से फास्फोरस का इसी वजह से फास्फोरस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है किससे, सल्फर से। ठीक, ये सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड की कहानी थी। अभी ये थी थर्ड पीरियड की कहानी। थर्ड पीरियड के बाद अगर आप दूसरे पीरियड पर आओगे तो ये जो आप एक्सेप्शन है, ये यही सेम एक्सेप्शन आप बेरिलियम और बोरॉन के बीच में देखोगे, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में देखोगे, सही है। अभी अभी क्या करें, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं कि सबसे कम जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी होगी, वो फर्स्ट डे ग्रुप वालों की होगी। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वो हेलोजन्स वालों की, क्योंकि अगर आप अलोंग पीरियड जाओगे, जब आप अलोंग पीरियड जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो फर्स्ट पीरियड में, तो फर्स्ट ग्रुप में, तो पीरियोडिक टेबल में जो लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो कम से कम आयोनाइजेशन एनर्जी है किसकी, वो फर्स्ट ग्रुप की अल्कली मेटल्स की। और जो हाईएस्ट है वो किसकी है, वो जो हाईएस्ट एनर्जी वो किसकी है, वो है हेलोजन्स की, एट ग्रुप की। अभी कहते हैं कि जो अभी जो मैंने आपको नीचे एक्सेप्शन पढ़ा है ना, ये एक्सेप्शन सिर्फ इसके अंदर नहीं पाया जाता कि मिसाल जो सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड, ये इसके पूरे ग्रुप में पाया जाता है। अभी अगर जो 2A ग्रुप और 3A ग्रुप, 2A ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल, अभी अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर मैंने आपको पढ़ा है कि कौन कौन से आते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर। बेटा का मतलब है बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सॉरी, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये सब जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 2A ग्रुप के एलिमेंट्स और थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स, थर्ड ग्रुप के अंदर कौन से आते हैं, जो भी मैंने बताया, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो या उस एल्यूमिनियम के नीचे उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब के अंदर क्या आती है, एक्सेप्शन आती है। अभी अगर वो सेकेंड ग्रुप का जो भी एलिमेंट दे दे, वो क्या होगा, वो तो उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो थर्ड ग्रुप से ज़्यादा होगी, सही है। अभी जैसे कि मैंने सेकंड पीरियड के अंदर मैंने किस को कंपेयर किया, बेरिलियम और बोरॉन को मैंने कंपेयर किया। फिर बेरिलियम और बोरॉन के नीचे जो थर्ड पीरियड है, इसी थर्ड पीरियड में सेम ग्रुप के अंदर किसके अंदर एक्सेप्शन आती थी, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। फिर इस तरह से सेम कहानी जाओ, मिसाल ये क्या होते हैं, ये जो एक्सेप्शन आते हैं ये सेकंड और थर्ड ग्रुप में आते हैं। सेकंड डे की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हुई किससे, थर्ड डे से। और जो सेकंड एक्सेप्शन आता है, वो सेकंड एक्सेप्शन क्या होगा, वो फिफ्थ एक ज़्यादा हुई किससे, सिक्स डे से, सही। आप इस तरह से पढ़ो कि भाई अगर आप अलोंग पीरियड जाओगे, जब आप अलोंग पीरियड जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। मास सिवाय दो ग्रुप के अंदर जो डिफरेंस आ रहे हैं, 2A ग्रुप का ज़्यादा होगा किससे, 3A ग्रुप से, और फिफ्थ ग्रुप का ज़्यादा होगा 6th ग्रुप से। फिफ्थ ग्रुप वही है जो मैंने आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर पढ़ा है, वो। उस बाद बात आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके ऑपोजिट है। कहते हैं कि हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्या पढ़ा था, कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी एटम जो रिक्वायर हो किसी एटम से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके अपोजिट है। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर हो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, उसे हम नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सही है। अभी आयोनाइजेशन एनर्जी देता, आयोनाइजेशन एनर्जी वो हमेशा क्या होती हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, जो भी हो, वो हमेशा क्या होगा, वो एंडोथर्मिक ही होगा। उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी, पॉजिटिव होगी। याद रखना, एंडोथर्मिक के लिए हमेशा पॉजिटिव यूज़ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ मैंने लिखा है, एब्जॉर्ब भी लिखा है, रिलीज भी मैंने लिखा है, सही है। अभी अगर आपने अगर एमसीक्यूज में आया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक,
बोथ एंड बी डी नन ऑफ देम। अगर उसने एक्सोथर्मिक भी दिया था एंडोथर्मिक भी दिया था तो आप क्या करो, बोथ एंड बी पर टिक लगाओ, वो सी। लेकिन अगर उसने आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नहीं दिया था, अगर उसने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नहीं मिसाल अगर उसने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दिया था लेकिन बोथ एंड बी का ऑप्शन नहीं था, फिर आप सिर्फ और सिर्फ किस पर लगाओ, एक्सोथर्मिक पर लगाओ, और एंडोथर्मिक पर आपने पिक नहीं करना। क्योंकि एंडोथर्मिक क्यों पिक नहीं करना वो भी मैं आपको उसका रीज़न बताऊँगा। अभी क्या करते हैं अभी कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एक रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस क्यों है? क्योंकि किसी एटम का क्योंकि रिडक्शन का हम लोगों ने पढ़ा है, जब कोई किसी चीज़ के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, हम कहते हैं कि उससे क्या होगी, उसकी रिडक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ये क्या है, एक रिडक्शन प्रोसेस है। उसके बाद जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या बनता है, एन बन जाता है। तो एन क्या है, मिसाल क्या है, एक नेगेटिव है। इसका यूनिट क्या है, किलो जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी की भी यूनिट किलो जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। लेकिन फर्स्ट के बाद चाहे जितनी भी हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, वो हमेशा एंडोथर्मिक होगी। क्यों? देखो नीचे मैंने इसके दोनों रीज़न लिखे हैं। देखो जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे किसी एटम के अंदर, सही, जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर ऐड करोगे तो क्या करेगा वो एटम क्या करेगा, वो एटम ये करेगा सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करेगा, फिर उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर फिर उस इलेक्ट्रॉन को इजाज़त देगा कि उसके अंदर ऐड हो जाए। उसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, वो क्या करेगा, वो अपनी कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा। जब वो एटम अपनी कुछ एनर्जी रिलीज़ करे, फिर वो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके साथ, उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सही। फिर पहले तो उस एटम ने स्टेबल बना है, फिर तो वो चीज़ अपने अंदर ऐड करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। सही। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस वजह से क्या होती है, वो एक्सोथर्मिक होती हैं, नेगेटिव होती हैं। लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक क्यों होती है? क्योंकि जब अपने इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर ऐड करना है तो क्या करेगा, तो अपने आप को पहले स्टेबल करेगा। जब वो अपने आप को पहले स्टेबल करेगा, जब वो स्टेबल कर ले तभी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा अपने अंदर। सही। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो नेगेटिव, वो क्या होती है, वो एंडोथर्मिक होती है। वो एंडोथर्मिक किस वजह से होती है? देखो जब आपने वो एटम क्या था, पहले स्टेबल था, जब आपने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो कुछ अनस्टेबल हो गया। सही। पहले तो भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन था, लेकिन जब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया उसके अंदर रिपल्जन कुछ और ज़्यादा बढ़ गया। जब उसके अंदर रिपल्जन ऐड हो गया, अभी जो आपने उसके अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, जब आप उसके अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये अभी वो कहानी नहीं होगी कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अभी यहाँ पर जो रिपल्जन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है, तो इस रिपल्जन को आपने ख़त्म करना है, फिर आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो इस रिपल्जन को आपने किस तरह ख़त्म करना है, एनर्जी देनी होगी ताकि आप उस मिसाल आपने एनर्जी उस एटम को देनी होगी कि जब वो रिपल्जन ख़त्म हो जाए फिर आपने इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। मिसाल आपने बाई फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के जरिए एनर्जी इसको देनी है। इसी तरह से अगर आपने इसके अंदर तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो अपनी मजीद और एनर्जी इसको देनी है। मिसाल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, वो हमेशा क्या होती है, वो एक्सोथर्मिक होती हैं। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या होती है, वो हमेशा एंडोथर्मिक होती हैं। तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि अगर उसने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक के बोथ एंड भी, तो आप बोथ एंड भी ऊपर लगाए। लेकिन अगर उसने बोथ एंड भी का ना दिया था तो फिर आप सिर्फ एक्सोथर्मिक के ऊपर लगाए। सही है। सेम प्रोसेस है। अगर आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल शील्डिंग इफेक्ट है। लाजिम है जब आप डाउन ग्रुप जाओगे साइज़ बढ़ जाएगा। जब साइज़ बढ़ जाएगा तो जब उसका साइज़ बढ़ेगा तो आप उसके अंदर इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, उसको इतना इफेक्ट नहीं करता क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है। जब आप डाउन ग्रुप जाओगे साइज़ बढ़ता है, जब साइज़ बढ़ता है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड कर सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड कर सकते हैं तो उसके लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। जब उसके लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। इतना डिटेल से पढ़ा है, अभी अगर समझ नहीं है तो क्या कर रहे हैं आपको। उसके बाद कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज़ की। सेम कहानी है, जब डॉट ग्रुप जाओगे साइज़ बढ़ रहा है, जब साइज़ बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है अलॉन्ग। सही। उसके बाद कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूक्लियर चार्ज। अभी देखो ये जो न्यूक्लियर चार्ज की बात मैंने की, ये आप अलॉन्ग द पीरियड लगाओ। जो मैं शील्डिंग इफेक्ट की बात करूँगा उसको आप ग्रुप के अंदर लगाओ। अभी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होते हैं, कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अभी अगर आप अलॉन्ग पीरियड जाओगे, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन और उसके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है, जब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। कि अगर आपने ऐड करना है तो आपको लिखे कि करना चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सही है। अभी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। लाजिम बात है जिस एटम का, अभी अगर आप ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अंदर अगर आप ऑक्सीजन ऐड करोगे, वो तो ऑक्सीजन अपने अंदर ऐड होने नहीं देंगे इजीली से, लेकिन आपने क्या करना है, उसको अपनी एनर्जी देनी है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी ज़्यादा होगी।
उसके बाद कहते हैं कि इसका ट्रेंड क्या होगा ग्रुप में और ट्रेंड क्या होगा पीरियड में। सेम टू सेम वो उसी एनर्जी एनर्जी का ही ट्रेंड है। अगर आप डाउन ग्रुप जाओगे साइज बढ़ जाएगा, जब साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर आप अलोंग पीरियड जाओगे, अलोंग पीरियड जब आप जाओगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सही है। अभी मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी, देखो एटी ग्रुप के अंदर क्या आते हैं, हेलोजेंस आते हैं। हेलोजेंस अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दो, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, फुल स्टेबल है। उसके अंदर कोई क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वो रहता है जिसके अंदर या जो क्या होते हैं, जो पार्शियली फील्ड होते हैं। हाँ, उसके बाद कहते हैं कि फुल फील्ड ऑर्बिटल कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड नहीं करते। सी फुल फील्ड ऑर्बिटल कभी भी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करते, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी बहुत ही मुश्किल से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करते हैं। सी क्या करते हैं, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। जो जो पार्शियली फील्ड होते हैं, असल कहानी वो करते हैं, ऐड भी वो करते हैं, रिलीज भी वो करते हैं। सी अभी अगर आप एटी ग्रुप को देखो, एटी ग्रुप के अंदर नोबल केसेस आते हैं। एटी ग्रुप के अंदर क्या आते हैं, नोबल केसेस देते हैं। नोबल केसेस क्या करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है, वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने ही देते ही नहीं। तो एटी ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, वो इज इक्वल टू जीरो। सही, आप जीरो कंसिडर करो, क्योंकि वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही नहीं है। उस बात कहते हैं कि फिफ्थ ग्रुप की जब बात करो, फिफ्थ ग्रुप के अंदर क्या आते हैं, फिफ्थ ग्रुप के अंदर क्या आता है, उसके अंदर आते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस, और जो जो नाइट्रोजन फैमिली, उसके अंदर फिर क्या होता है, उसके अंदर फिर ऑर्बिटल हाफ फील्ड होते हैं। हाफ फील्ड होते हैं तो उसकी एनर्जी भी ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होती है, क्योंकि वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं नहीं। जब कोई एटम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करता है नहीं, जिसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जीरो की। टू ग्रुप के अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं। जब अल्कलाइन अर्थ मेटल को आप देखो, उसके अंदर मैग्नीशियम वाला जो जो मैग्नीशियम कैल्शियम वाली फैमिली है, उसके अंदर भी फुल फील्ड ऑर्बिटल आते हैं। आखिरी इलेक्ट्रॉन उसका 1s2 में जाता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन उसका एस में जाता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो भी फुल फील्ड है। तो वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। तो अभी देखो सेकेंड ए ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप और एट्थ ग्रुप, इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमें वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, वो जीरो के इक्वल होती है। ठीक है। उसके बाद जो मैंने ट्रेंड लिखा है पीरियड के अंदर, इसको क्या करो, इसको ख़त्म कर दो, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं, किसी बुक भी नहीं है, मैंने पता नहीं कहाँ से लिखा था। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिक्रीजेज फ्रॉम लाइटर टू डेंसर एटम हैज़ वी मूव्ड ऑन द ग्रुप। देखो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो वो क्या कहते हैं कि वो लाइटर एटम से डेंसर या हेवियर एटम के अंदर क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। देखो ऊपर की जो ग्रुप के, अभी मिसाल अगर आप ग्रुप के अंदर जो ऊपर एटम है, अभी मिसाल में फर्स्ट ग्रुप आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल लिथियम क्या है, वो लाइटर एटम है। अभी अगर मैं जो नीचे वाला आइटम है सीजियम क्या है, सीजियम का एक हेवियर आइटम है। तो सीजियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या है, दोनों को क्या होगी, वो कम होगी। लेकिन लिथियम क्या है, लिथियम की ज़्यादा है। तो अगर आप हेवियर आइटम से डेंसर आइटम के अंदर की तरफ जाओ ग्रुप के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं कि वो फोर्स जिसके ज़रिए एक एटम शेयर पे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, इसे नाम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर मैंने लिखा है नोट एन एब्सोलूट टर्म। ये नेगेटिविटी एक एब्सोलूट टर्म नहीं है। इसके साथ अपने बुक में ये लिखो कि ये एक सेंटेंस जो मैं कह रहा हूँ यही अपने बुक के अंदर लिखो कि कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नॉट एब्सोलूट टर्म, इट इज़ एन रिलेटिव टर्म। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एब्सोलूट टर्म नहीं है। एब्सोलूट टर्म क्यों नहीं, मिसाल कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म, वो हम किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं। आपने किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करना, फिर आपने कहना हम लोगों ने जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो हम लोगों ने निकाले, ये हम लोग क्या किया, हम लोगों ने एक स्केल के ऊपर निकाले, उस स्केल के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, किसी चीज़ को हम लोगों ने एक वो लिया हुआ है, मिसाल एक स्टैंडर्ड लिया हुआ, उसके साथ हम लोगों ने इसको कंपेयर किया। हमने क्या कहते हैं इसके साथ हम रिलेटिवली हमने इसको निकाली। एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, जिस तरह से एटॉमिक साइज एक एब्सोल्यूट टर्म था, वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं था। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, वो क्या है, रिलेटिव टर्म है। जो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कहाँ मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर करते हैं पॉलिंग स्केल के ऊपर, पॉलिंग स्केल के ऊपर, जो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है। कहते हैं कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल के जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्या, फ्लोरीन, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 4.0, ये याद रखो। और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्या है, सीजियम है, जिसको 0.7 है। फ्रांशियम का भी है, लेकिन अगर उसने फ्रांशियम और सीजियम दोनों देते कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से, तो अगर बोथ एंड ये ऑप्शन भी है तो आप यही लगाओ, अगर बोथ एंड भी ऑप्शन नहीं तो फिर आप सिर्फ सीजियम लगाओ, फ्रांशियम मत लगाओ। और उसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं, क्योंकि इसका हीट के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। ये ना एटॉमिक साइज है, ना आयोनाइजेशन एनर्जी है, जहाँ हमारा हम लोग को पढ़ाते कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, इसका उसके साथ कोई कहानी भी नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि एट ए ग्रुप के क्या होते हैं, कहते हैं कि एट ए ग्रुप के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की
कहते हैं कि एटी ग्रुप का जो है ना, एटी ग्रुप हेलोजेंस, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कोई रिलेशन भी नहीं। क्यों कोई रिलेशन नहीं भाई? वो स्टेबल कंपाउंड है, उसके अंदर वो क्या है, वो क्या है, वो एक वो नोबल गैसेज है, वो उनके साइज मैटर करते हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती ही नहीं ना। वो क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड बनाते ही नहीं। जब वो बॉन्ड बनाते ही नहीं तो हम इसको किस तरह से रिलेट करेंगे? तो एटी ग्रुप का कोई ताल्लुक भी नहीं किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। ये एमसीक्यूज थे सारे पास पेपर की, ये याद रखना। कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का। किस तरह? अभी ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब, मिसाल मैं ये कह रहा हूँ कि किसी मिसाल अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। किसी एटम के ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस एटम की वैल्यू उतनी ही कम होगी। अभी अगर आपको को देखिए क्लोरीन एटम, मिसाल एक दिए क्लोरीन नेगेटिव और एक दिए क्लोरीन पॉजिटिव, आपको कहेगी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी? तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी ज़्यादा होगी। ये रीज़न क्यों है? क्यों? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके अंदर क्या, उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, उसने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का बोझ कम हुआ होगा, और क्या करेगा, और उसका जो न्यूक्लियस है क्या करेगा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन मजबूती से खींचेगा, वो आसानी से जाने नहीं देता। तो इसको वो अगर किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाए तो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मजीद मजबूती से खींचेगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। लेकिन उस नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज़्यादा नहीं? नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस वजह से नहीं, क्योंकि उसने न्यूक्लियस के ऊपर बोझ बना दिया। न्यूक्लियस के ऊपर पहले तो एटम मौजूद थे, लेकिन उसने एक और इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर क्या क्या ऐड कर दिया। वो इसने एक और इलेक्ट्रॉन भी ऐड करेगा, उसके अंदर ऐड कर दिया, तो वो क्या करेगा, अभी उसके ऊपर कुछ फोर्स कम हो जाएगा, कुछ कुवत इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स वो कुछ कम हो जाएगी। तो इस वजह से सही है। उसके बाद इतने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल शील्डिंग इफेक्ट, ये शील्डिंग इफेक्ट फिर आपने कहाँ देखना है, दोनों ग्रुप। मैंने जितने भी प्रॉपर्टीज आपको बताई वहाँ पर मैं शील्डिंग इफेक्ट मैंने कभी भी जिक्र नहीं किया कि भाई इसको मैं कि इसको मैं कि शील्डिंग इफेक्ट में पीरियड के अंदर देख रहा हूँ। नहीं, शील्डिंग इफेक्ट मैंने हमेशा ग्रुप के अंदर देखा है, और उसको मैंने हमेशा पीरियड के अंदर देखा है। किसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को। कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट जितना बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्योंकि अगर एक एटम का साइज़ बहुत बड़ा है, अगर एक एटम का साइज़ बड़ा है तो उससे आप इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जितना आप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे एटम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मजबूती से खींच सकता है। सही है। फिर इस तरह से एटॉमिक चार्ज की भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी अगर आप ग्रुप के अंदर जाओ, आप अभी अगर ग्रुप के अंदर जाओगे, डाउन ग्रुप जाओगे, तो साइज़ बढ़ रहा है, तो क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। लेकिन अगर आप पीरियड के अंदर जाओगे लॉन्ग पीरियड, तो उसे क्या होगा, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। ये मैंने बात पॉइंट लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, मिसाल उतने उसने उतनी ही अगर किसी एटम के ऊपर +2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कि इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। अगर उसी एटम के ऊपर +3 पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जो +2 पॉजिटिव चार्ज है, जो +2 पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कम होगी +3 से। क्योंकि +3 ने अपने न्यूक्लियस के ऊपर क्या बोझ कम किया, उसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, और न्यूक्लियस ने बाकी इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया। लेकिन जब +2 वाला होगा उसके अंदर फिर भी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स फिर भी कुछ कम है एज़ कम्पेयर टू +3 वाला। सही। अभी उसने Rm+2 और Rm+3 दिया। कहते हैं कि आप किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? भाई Rm+3 की ज़्यादा है किसकी, Rm+2 से। कहते हैं कि उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये चीज़ें छोड़ दो, इसके अंदर कोई भी चीज़ भी नहीं आती। और हाँ, ये बात याद रखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस कैरेक्टर के। सही। जितना किसी एटम के अंदर एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अभी उसने आपको 3 हाइब्रिडाइजेशन दिए। मिसाल उसने sp3 दिया, sp2 दिया और sp दिया, और आपको कहा कि भाई बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो आपको कि जिस एटम के अंदर मिसाल कि जिस अंदर के अंदर एटम के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसके अंदर 50% sp का मतलब है 50% p और 50% s। तो आपको कि जिसके अंदर sp कैरेक्टर ज़्यादा होगा, उसकी जो आयोनाइजेशन, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। sp की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा होगी sp2 की ज़्यादा होगी sp3 से। सही है। ये रीज़न है क्योंकि एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, इस कैरेक्टर को न्यूक्लियस हमेशा क्या करता है, शिद्दत से खींचता है, उसको क्या अपने क्या करता है, उसको कुव्वत से खींचता है। क्यों कुव्वत से खींचता है? क्योंकि वो उसके नज़दीक होता है एज़ कम्पेयर टू पी डी एंड एफ। कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटैक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, सो noble gases do not form covalent bond and we cannot assign its electronegative values। क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि जो वही बात जो मैंने आपको पहले भी की, कहते हैं कि कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी टेंडेंसी है जो क्या कहते हैं,
कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ, देखो वो कहेगा कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहाँ फाइंड करता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, आयनिक बॉन्ड के अंदर, किस मेटेलिक बॉन्ड के अंदर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही मेजर करते हैं। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेड पेयर में होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, वहाँ पर शेड पेयर इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट नहीं होता। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करे, किसी टेंडेंसी है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हम लोग कहते हैं कि इस फ्लोरीन को कहते हैं कि हेलोजेंस नहीं, नोबल केसेस के लिए हम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं है। अभी देखो, जब आपको कि भाई किस तरह नहीं बनाते हैं, हम लोगों ने देखा है कि क्या कहते हैं, हीलियम, कि क्या कहते हैं, ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये आपने कभी भी इस तरह से नहीं देखा होगा कि भाई आपने हीलियम प्लस 2 देखा होगा, आपने कहीं भी नहीं देखा, आपने ज़ीनॉन प्लस 2 कहीं नहीं देखा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते ही नहीं। हाँ, इस तरह से अगर आपने ज़ीनॉन प्लस 2 देखा है, वो अपने इस तरह से देखा कि उसके एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, वो अंडरवाल फोर्सेस आते हैं, वो एक दूसरे के साथ, वो तो हर कंपाउंड के अंदर मौजूद। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड के बीच नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करे, क्योंकि वो है स्टेबल। अगर वो स्टेबल है तो उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत ही क्या है। अब यहाँ पर देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, अगर आपने किसी बॉन्ड को मालूम करना है कि कोवेलेंट है, आयनिक है, पोलर है, क्या है, तो अब क्या करो, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो। अगर दो स्ट्रिंग के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो बॉन्ड के आयनिक है। लेकिन अगर दो स्ट्रिंग के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम आया लेकिन 0.5 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 के इक्वल आया है, 0.5 से कम आया, वो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन अगर दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जैक्टली 1.7 है, इसका मतलब है कि वो कंपाउंड 50% आयोनिक है और 50% कोवेलेंट है। सही है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से कहते हैं कि किसी एटम की वो एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, इस प्रॉपर्टी को नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कहते हैं कि एलिमेंट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो क्यों करते हैं। ये आप बात याद रखें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम या कोई सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, या तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो फ्री आयंस होने चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी कंपाउंड के अंदर ना फ्री आयंस है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कभी कंडक्ट नहीं कर सकते। अभी कहते हैं कि वन ए ग्रुप और टू ए ग्रुप, कहते हैं कि वन ए ग्रुप हो या टू ए ग्रुप, इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो दोनों ग्रुप क्या होते हैं, वो इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो दोनों ग्रुप इंक्रीज होते हैं। क्यों? रीज़न नहीं बताता हूँ। जब आप दोनों ग्रुप जाओगे, साइज़ बढ़ेगा। जब साइज़ बढ़ेगा तो वो क्या कर, जब साइज़ बढ़ेगा तो वो इजीली से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जब वो इजीली से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो जो आपने इलेक्ट्रिसिटी दी उसको इजीली से वो कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे वो कि न्यूक्लियस के ऊपर इतना बोझ नहीं डलता कि कहते हैं कि उसको ये नहीं कहता कि भाई मैं आपको जाने नहीं देता। वो कहते हैं कि सही है, क्या कहते हैं कि करंट आ गया, बस अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, दे देते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट कर लेते हैं। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी, वो कॉइनेज मेटल की। कॉइनेज मेटल टू बी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। टू बी ग्रुप के अंदर कौन से एटम आते हैं, सिल्वर, टू बी ग्रुप के अंदर कहते हैं सिल्वर होता है, गोल्ड और टू बी ग्रुप जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, उसकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। क्योंकि ये रीज़न ये है कि उनके अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम है। सही है। उस कहते हैं कि 6 ए ग्रुप और 7 ए ग्रुप। 6 ए ग्रुप कौन से हैं, सिक्स ए ग्रुप ये वो कह रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली, और 7 ए ग्रुप ये फ्लोरीन फैमिली की बात करें। कहते हैं कि वो बेट कंडक्टर है किसके, वो इंसुलेटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते ही नहीं। सही है। क्योंकि चाहे ऑक्सीजन फैमिली हो या फ्लोरीन फैमिली हो, वो क्या करते हैं, वो इजली से क्योंकि कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, उसने इलेक्ट्रॉन देने। क्योंकि चाहे हेलोजेंस फैमिली जिससे हम मानते हैं, फ्लोरीन फैमिली या ऑक्सीजन फैमिली हो, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, वो इतने इजीली से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। इस वजह से क्या कहते हैं ये बेट कंडक्टर है। देखो, मैं हर एक का रीज़न के साथ साथ आपको बता रहा हूँ। उस बात है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अगर हम ग्रुप के अंदर बात करें, सी अभी हम ग्रुप के अंदर बात करें, फर्स्ट ए ग्रुप से सोडियम, फर्स्ट ए ग्रुप पे क्या करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कहते हैं कि ये गुड कंडक्टर है। क्यों गुड कंडक्टर है, रीज़न क्या है, क्योंकि ये इनके पास क्या है, क्योंकि ये इजीली से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ये मेटल्स है, देखिए ये मेटल्स है। सिलिकॉन सेमी कंडक्टर है। सही, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन सेमी कंडक्टर है। उसके बाद कहते हैं कि सिलिकॉन के बाद अभी हम पीरियड के अंदर देख रहे हैं।
फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये गुड कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टेंस शो करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। सही है, तो ये क्या है, ये कंडक्टर है ही नहीं, ये कंडक्टेंस शो करते ही नहीं है। देखो मैंने हर एक की आपको रीज़न बताया कि शो क्यों नहीं करते। अभी मैं यहाँ पर मैंने आपको कहा कि अभी अगर आपसे कहें कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में गुड कंडक्टर कौन सा है, देखो सोडियम के लास्ट में कौन एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के अंदर कितने हैं, 2 है, और एल्यूमिनियम के अंदर क्या है, 3 है। तो फर्स्ट से हो तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में जो गुड कंडक्टर है कौन सा, वो सबसे ज़्यादा क्या है, वो एल्यूमिनियम है। इसको आप छोड़िए नहीं है, लेकिन फिर मैंने आपको वैसे बता दिया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम शो कर सकते हैं ये क्या है, ये गुड कंडक्टर है। क्योंकि गुड कंडक्टर है क्योंकि ये मेटल्स है। सिलिकॉन जो वो सेमी कंडक्टर है, मिसाल वो इतना कम शो करता है, नहीं इतना ज़्यादा शो करता है, मीडियम। लेकिन फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन ये शो करते ही नहीं, क्योंकि ये नॉन मेटल है। तो मैंने नीचे एक पॉइंट लिखा है कि कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज विद हीटिंग एंड इंक्रीमेंट, मिसाल इंक्रीमेंट और इंक्रीज होना इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग। कहते हैं सिंपल बात ये कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर आप मेटल को हीट करोगे, जब आप मेटल को हीट करोगे, कहते हैं कि उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो कम हो जाते हैं। सही, क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि जब आप मेटल को हीट करोगे, उसके अंदर मौजूद एटम होते हैं, उन एटम का वाइब्रेशन बढ़ जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, तो आसानी से जाने नहीं देते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट उससे आसानी से क्या हो सकता, इलेक्ट्रिक करंट उससे आसानी से नहीं जा सकता, इस वजह से। लेकिन कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि सेमी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, सेमी कंडक्टर के अंदर जब आप उसको हीट करोगे, तो उसका जो हीटिंग के साथ उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। सही है, इंक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर एक बॉन्ड टूट जाता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इसके अंदर इतना वो नहीं है, ईजी है। कहते हैं अभी कार्बन के 2 फॉर्म होते हैं, कार्बन का एक होता है ग्रेफाइट फॉर्म, एक होता है इसका डायमंड फॉर्म। डायमंड फॉर्म में ग्रेफाइट के वो इंसुलेटर है, वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। लेकिन कार्बन का जो ग्रेफाइट फॉर्म क्या होता है, उसका जो ग्रेफाइट फॉर्म है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों? रीज़न है मैं बता रहा हूँ। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, डायमंड के अंदर कार्बन के चारों बॉन्ड क्या होते हैं, वो फुलफिल होते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर उसने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होता है, हमेशा फ्री होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की फिर क्या सीन है? कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, कहते हैं कि वो टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड एक ही फेज़ में एग्जिस्ट करे। सही है, उसे हम नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता है कि वो टेम्परेचर जहाँ एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर की इक्वल हो जाए, उसे हम नाम देते हैं उसको हम नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अभी क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट 8th ए एंड 7th ए हेलोजेंस। कहते हैं कि डाउन द ग्रुप आप जब जाओगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा मस्ट जो है 2 ग्रुप, एक 8th ए ग्रुप, एक 7th ए ग्रुप। रीज़न क्या है? इसका रीज़न मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर का ये कहते हैं कि वाई 7th एंड 8th ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। कहते हैं कि बाकी जितने भी ग्रुप्स है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ग्रुप आप उठाओ, ये जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। माइस वाई 2 ग्रुप के, एक 7th है, एक 8th है, एक हेलोजेंस और एक नोबल गैसेस, उनकी इंक्रीज हो। क्यों? क्योंकि जब आप हेलोजेंस की तरफ आओगे, क्योंकि हेलोजेंस और जो मिसाल हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नोबल गैसेस, ये क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये क्या है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कौन सी फोर्सेज होते हैं लिक्विड के अंदर, उसके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होते हैं। तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज किस पर डिपेंड करती है? साइज़ पर। जिसका जितना साइज़ बड़ा होता उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो उतना ही ज़्यादा हो जाता। तो जब आप डाउन ग्रुप जाओगे, चाहे वो 7th ग्रुप हो या 8th ग्रुप, अभी अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साइज़ आप देखोगे तो किसका साइज़ ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा साइज़ किसका है? आयोडीन का है। और अगर आप हेलोजन फैमिली में जाओ और अगर आप नोबल गैसेस फैमिली में जाओ तो सबसे ज़्यादा साइज़ किसका है? मिसाल मैं उसको दे मिसाल मैं रेडोन कंसिडर कर लेता हूँ। सही, क्योंकि जब आप इन दोनों ग्रुप, ये दोनों क्या है, ये नॉन पोलर। जब डाउन ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज इंक्रीज हो जाएगी। जब लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज इंक्रीज हो जाएगी, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। डाउन ग्रुप इस वजह से इंक्रीज हो रहा है इन दोनों के अंदर। सही है। अभी अगर आपको कहे कि भाई अभी अगर आपको कहे कि मैंने आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन उठाए तो मुझे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आप ये मत कहना कि फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा होगा? सबसे जो ज़्यादा वो आयोडीन का होगा, फिर ज़्यादा किसका होगा? ब्रोमीन का। सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्लो आयोडीन के बाद ब्रोमीन के बाद क्लोरीन के बाद फ्लोरीन का। सही है। इसी तरह से हेलोजन में भी इस तरह से। क्यों? क्योंकि मैंने कहानी तो आपको बता दी कि लंडन डिस्पर्जन फोर्स की कहानी है।
बी में अलॉन्ग द पीरियड डाउन द पीरियड मैं आपको बात कर रहा हूँ ना। अब और बाकी जितने भी ग्रुप फर्स्ट डे हो, सेकंड डे हो, थर्ड डे हो, फोर्थ डे, फिफ्थ, उसके अंदर क्या होता है, अंदर डिक्रीज़ होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है इसके अंदर जो जो मैंने अलॉन्ग द पीरियड मैंने यहाँ पर जो रीज़न लिखा है ना, रीज़न के बाद में लिखा है इंक्रीज़ फ्रॉम टॉप बॉटम। ये इंक्रीज़ नहीं, ये डिक्रीज़। इसको उसको क्या करो, डिक्रीज़, याद से इसको डिक्रीज़ करना, इंक्रीज़ मत लिखना। इसके अंदर क्यों होता है, जो सेवन्थ और एट्थ ग्रुप के एक्सेप्ट सेवन्थ एंड एट्थ ग्रुप, जो बाकी की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डिक्रीज़ क्यों होता है, क्यों? अभी इसके रीज़न मैं बताऊँ। जो कहते हैं कि जब आप इन ग्रुप के अंदर, चाहे अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ फर्स्ट ग्रुप अल्कलाइन मेटल ले लेता हूँ, से अल्कली मेटल। जब आप डाउन ग्रुप जाओगे एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होगा। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियस और जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसको आप थोड़ी सी हीट दो, इसको आप थोड़ी सी हीट दो, क्या होगा, ये उड़ जाएंगे। सही है, ये रीज़न है। बाकी के लेकिन और फ्लोरीन के अंदर मैंने ये रीज़न क्यों नहीं लगा, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर क्या होता था वहाँ पर, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर डाइपोल डाइपोल सॉरी लंदन डिसोसिएशन फोर्स की कहानी थी। सी इस वजह से इसके अंदर क्या हो रही है अभी अगर आप लिथियम की अगर आपको कहे कि लिथियम की अगर लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या सीजियम का तो आपको कि भाई लिथियम का ज़्यादा होगा और सीजियम का कम होगा। लेकिन अगर वो हाइड्रोजन फैमिली में पूछे या नोबल गैसेस में पूछ ले, कहेगा कि भाई हीलियम का ज़्यादा है या नियोन का, तो आपको नियोन का ज़्यादा है। सी अभी अगर आप अलॉन्ग द पीरियड जाओगे, अगर अलॉन्ग द पीरियड जाओगे, कहते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलॉन्ग द पीरियड फोर्थ ग्रुप तक इंक्रीज हो जाता है, सिलिकॉन तक। उसके बाद क्या होता है, कहते हैं डिक्रीज हो जाता है। क्यों? देखो देखो सोडियम जो है ना, सोडियम जब बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्डिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देगा, एक एक बॉन्ड बनेगा। सोडियम जब भी सोडियम से बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, एक। मैग्नीशियम बॉन्डिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो, तो मैग्नीशियम दो बॉन्ड बना सकता है। एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन, तो वो तीन बॉन्ड बना सकता है। तो और सिलिकॉन के अंदर कितने हैं, चार, तो वो चार बॉन्ड बना सकते हैं। सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर चार है। तो जितने बॉन्ड ज़्यादा होगा तो जितना बॉन्ड किसी एटम के अंदर ज़्यादा होगा उससे उसको तो अपने उतनी ही एनर्जी चाहिए कि उसके बॉन्ड को ब्रेक करके अब उसको मेल्ट कर सको या बॉयल कर सको। सही है। तो सोडियम की जो एनर्जी, तो सोडियम के अंदर एक बॉन्ड, मैग्नीशियम के अंदर दो, एल्यूमिनियम के अंदर तीन, सिलिकॉन के अंदर चार। तो सोडियम की जो एनर्जी होगी तो सोडियम की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, किसे, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम का कम होगा किसे, एल्यूमिनियम कम होगा सिलिकॉन से। तो मतलब जब आप अलॉन्ग पीरियड फोर्थ ग्रुप तक जाते हो तो क्या होता है, तो सीन क्या होता है, तो सीन ये होता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। लेकिन उसके बाद सिलिकॉन के बाद डिक्रीज़ क्यों हो जाता है, क्योंकि सिलिकॉन के बाद मेरे भाई, सिलिकॉन के बाद कहानी ये होती है, सिलिकॉन के बाद नॉन पोलर मॉलिक्यूल शुरू हो जाते हैं। ओके ओके। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस हो, सल्फर हो, क्लोरीन, आर्गन, ये चारों के ये नॉन पोलर है। फर्स्ट फोर क्या थे, वो मेटल थे। अभी उसके बाद ये जो कहानी जो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन शुरू हो जाती है, क्या होती है, एक तो ये नॉन मेटल भी है। ये नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, ये इस तरह से बॉन्ड नहीं बनाते। इसके मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड होता है। इसके एटम के अंदर में क्या होता है, वो एटम में तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अभी क्या है, ये अभी ये जो आखिरी की जो मॉलिक्यूल है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये नॉन में, ये क्या है, ये नॉन पोलर है। जब बात नॉन पोलर की आएगी तो वही बात आएगी, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इनके अंदर होंगी। जितना इनका साइज़ बढ़ता जाएगा उतना ही इसके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा होती जाएंगी। अभी अभी आप ये कहोगे कि फास्फोरस का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। सही, लेकिन इस तरह से नहीं। फास्फोरस हमेशा P4 की फॉर्म में होता है और सल्फ़र एसिड की फॉर्म में होता है। फास्फोरस का जो और फास्फोरस की जो हमेशा जो उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा किससे, S8 से। क्या होगा, वो कम होगा किससे, S8 से। सही, S8 से, मिसाल सल्फर से। फास्फोरस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होगा सल्फर से। सही। और सल्फर का फिर भी हम अभी मैंने साइन उलट लिखे, इस साइन को आप सही करो। फास्फोरस का ज़्यादा होगा क्लोरीन से, क्लोरीन का ज़्यादा होगा किससे, आर्गन से। सही। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ये वही बात है, कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं किसी एटम के ऊपर जो अपेरेंटली चार्ज आता है उसे नाम होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है, वो कौन सी लिमिट रखता है, ऑस्मियम का +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। फिर उसके बाद लिखे कहते हैं कि अलॉन्ग द पीरियड क्या है, अलॉन्ग द पीरियड जब आप कहते हैं कि डाउन ग्रुप जब आप जाओगे तो इसका वेरिएबल ट्रेंड आएगा। मिसाल प्लस किसी एटम का +2 होगा, किसी का +3 होगा, किसी का +4 होगा, कोई खास ट्रेंड नहीं है। हाँ, अगर आप अलॉन्ग पीरियड जाओगे, अलॉन्ग पीरियड जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ता जाएगा। सोडियम का +1, मैग्नीशियम का +2, एल्यूमिनियम का +3, सिलिकॉन का +4, फास्फोरस का +5। सही। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ग्रुप नंबर की इक्वल होता है। जो ग्रुप नंबर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ग्रुप नंबर होगा। अभी
मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है, तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, प्लस, तो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। चलो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 1 है, तो ये 1 ए ग्रुप से बिलोंग करता है। उसके बाद कहते हैं कि लास्ट हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी की एक्सोथर्मिक एनर्जी। कहते हैं कि वो अभी यहाँ पर एब्जॉर्ब भी लिखा है, इवोल्व भी लिखा है, लेकिन ये एक्सोथर्मिक से कहते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए जब आप 1 मोल गैसियस आयन को वाटर के अंदर डिजोल्व कर दो, इसको नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी हम हमेशा अमाउंट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसी आयन का जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और किसी का और हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैटायनिक साइज़ की या एनायनिक साइज़ की, वैसे भी एटॉमिक साइज़ की। क्योंकि जितना एक एटम का साइज़ बढ़े, क्योंकि जितना एक एटम का साइज़ बढ़ेगा उतना ही उसको वाटर मॉलिक्यूल सही से सराउंड नहीं कर सकते, उतना ही उसको ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड नहीं कर सकते। जब ज़्यादा मॉलिक्यूल उसको सराउंड नहीं कर सकते तो वो तो आयन होगा या वो एटम होगा, वो पानी के अंदर सही से डिजोल्व नहीं होगा। सही है। हाइड्रेशन एनर्जी के लिए एक ट्रिक याद रखें, हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू साइज। मिसाल हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज की किसी चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। अभी देखो कहते हैं कि अगर आप अलोंग द ग्रुप जाओगे, जब आप अलोंग द ग्रुप जाओगे, साइज क्या करें अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप नहीं, मैं डाउन द ग्रुप में बात कर रहा हूँ, मैंने अलोंग ग्रुप लिखा है। जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे क्या होगा, डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे डाउन द ग्रुप, जब आप डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाओगे, जब टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज़ क्या हो रहा है, साइज जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे, भी आपको लिथियम के मिसाल आप फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे, देखो उसके ऊपर चार्ज तो सेम है, हर एक पर, चाहे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटाशियम हो, रुबिडियम, चार्ज तो +1 ही है उसके ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 है, चार्ज तो सेम है। लेकिन डाउन ग्रुप जब आप जाओगे साइज इंक्रीज कर रहा है। चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल है, चार्ज डिवाइडेड बाई साइज। जब आप डाउन ग्रुप जाओगे चार्ज तो सेम है, चार्ज फैक्टर तो सेम है, कि जब आप डाउन ग्रुप जब जाओगे साइज बढ़ता जाएगा, जितना साइज बढ़ता जाएगा चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जितनी चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी, सही है, जितनी चार्ज डेंसिटी क्या होगी वो कम होगी, उतनी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। अभी अगर आप डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे, जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उसका साइज़ बढ़ जाता है। जब साइज़ बढ़ जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, तो मिसाल भी मैं आपको किस तरह समझाऊँ, अभी आप इस तरह समझ, एक मैंने छोटा सा बॉल लिया और एक फुटबॉल लिया, नहीं सही, बॉल को आप जो क्रिकेट बॉल होते हैं उसको आप लिथियम कंसिडर करो, और जो फुटबॉल है फुटबॉल को आप सीजियम कंसिडर करो। सी अभी दोनों पर जो आप जाओगे, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसके ऊपर जो चार्ज जो +1 है वो तो सेम है, उसको उसको तो आपने हाथ नहीं लगाना। सी अभी जो इनका जो साइज़ है, जब आप नीचे जाओगे तो साइज़ बढ़ता जाएगा। सी अभी अगर मैं उस जो छोटा बॉल है जिसे हम लोगों ने लिथियम कंसिडर किया, अभी अगर उस लिथियम के ऊपर +1 चार्ज मैं रखूँ वो ज़्यादा होगा, या अगर मैं उस बड़े चार्ज या अगर उसमें उस बड़े फुटबॉल के ऊपर +1 रखूँ वहाँ पर चार्ज ज़्यादा होगा। तो लाजिम बात है, जब आप उस छोटे गेंद के ऊपर एक +1 चार्ज रखोगे उसके ऊपर क्या होगा, हम कहेंगे इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है। लेकिन जब आप बड़े फुटबॉल पर रखोगे +1 चार्ज अगर आप एक फुटबॉल के ऊपर रखोगे उसके ऊपर ज़ाहिर ही नहीं होगा, इस तरह से लगेगा कि जिस तरह इसके ऊपर चार्ज है ही नहीं। सही है, तो इस वजह से लिथियम जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है। जब किसी चीज़ के ऊपर चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। सही है, तो जब आप दोनों ग्रुप जाओगे इस वजह से हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि इसके जब आप नीचे जाओगे तो चार्ज कम होता है, तो चार्ज नहीं चार्ज डेंसिटी कम होती है। सही है, तो ये हुआ कंप्लीट, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे।